जैन साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के राम बागरी पर। देखिए, पिछले कुछ दिनों से क्लासेज नहीं हो पाई थी। थोड़ा सा अर्जेंट काम होने की वजह से मैं क्या है जयपुर चला गया था, और फिर अर्धवार्षिक परीक्षा भी चल रही थी, तो उस वजह से क्या है थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से जो है समय नहीं मिल पाया। लेकिन अब वापस क्लासें रेगुलर रहेगी। देखिए, पिछली क्लास में हमने राणा हमीर के बारे में पढ़ा था कि राणा हमीर ने 1326 में जो मूछला मालदेव था उसका बेटा था बनवीर या जैसा को हरा करके चित्तौड़ पर पुनर्धिकार कर लिया था। और उसके बाद में जो है मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को जो है वो सिंगोली के युद्ध में परास्त करता है। चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाता है, जिसे हम अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जानते हैं। और इसकी कुछ उपाधियाँ देखी थी कि इसको पुनः चित्तौड़ पर अधिकार किया है, इसलिए राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। मैं आगे पढ़ाऊंगा, मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को भी कहा जाता है। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसकी विषमघाटी जो पंचानन है, ये उपाधि जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है उसमें मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में जो है शेर के समान रहा था। कौन? राणा हमीर। और कर्नल जेम्स टोड इसको प्रबलिंदु राजा कहते हैं। और जो कुंभा है, ये रसिक प्रिया में इनको वीर राजा की उपाधि देते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले थे वो है राणा हमीर के बाद में उसका बेटा बना था राणा खेता, जिसको हम क्षेत्र सिंह से के नाम से भी जानते हैं। दोनों नाम मिल जाते हैं इसके। तो अगला जो राजा बना था हमीर का पुत्र था राणा खेता, और इसी का नाम मिलता है क्षेत्र सिंह। तो इन्होंने जो राज किया वो किया था 1364 से 82 ईस्वी तक। और इसके समय जो है मेवाड़ मालवा का संघर्ष हुआ। तो मालवा का था दिलावर खां गोरी, दिलावर खां गोरी, ये इसको परास्त करते हैं। और यहाँ से इन दोनों के बीच में जो है मेवाड़ और मालवा का संघर्ष का सूत्रपात हो जाता है। उसके बाद में 1382 में ये बूंदी के थे लाल सिंहाड़ा, बूंदी, और यहाँ के थे लाल सिंहाड़ा के विरुद्ध एक युद्ध होता है, उसमें लाल सिंहाड़ा, इस युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। इसमें लाल सिंहाड़ा भी मर जाता है और राणा खेता भी जो है ये शहीद हो जाते हैं। इसके बाद में जो राजा बना वो था राणा अलाखा, क्योंकि ये तो छोटा सा था, इसमें कुछ है नहीं कि इसके बाद में हमीर का बेटा कौन बना था? खेता। खेता के टाइम पे मेवाड़ और मालवा का संघर्ष, इसका सूत्रपात हुआ था दिलावर खां गोरी के समय। 1382 में बूंदी के लाल सिंहाड़ा के विरुद्ध ये मारे जाते हैं। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं वो अगला राजा है कौन? राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। ये खेता का पुत्र था, और जो राणा अमीर है उसका पौत्र, मतलब राणा अमीर का तो पोता हो गया और खेता का जो है पुत्र। इसका टाइम पीरियड याद रखो तो ठीक, नहीं रखो तो कोई बात नहीं है। 1382 से 1421 तक। नाम लक्ष्य सिंह था, मुख्य नाम क्या है? लक्ष्य सिंह। लेकिन अपने राजस्थान की परंपरा है कि जो कठिन नाम होता है ना, वो जल्दी से जुबान पे नहीं आता। लक्ष्य का मतलब लाख होता है, और लाख से जो है ये लाखा हो गया। ठीक है। इसमें जो मुख्य पढ़ने वाली चीज है वो है एक तो जावर की खान, जावर, वो उसके बारे में हमें जानना है। एक है पिचोला झील, पिचोला झील के बारे में पढ़ना है। और एक हमें पढ़ना है, की पॉइंट है ये, एक है कुंभाहाड़ा, कुंभाहाड़ा, और एक पढ़ना है हंसाबाई के बारे में। देखिए, हंसाबाई, देखिए राणा लाखा को हम लक्की सिंह कह सकते हैं। लक्की सिंह का मतलब यूं है कि इनका लक बहुत अच्छा था, मतलब इनके समय में जितने भी काम हुए ना वो सब एक भाग्य के अनुसार हुए, यूं मान लो कि इनका लक अच्छा था, तो सारे जितने भी काम हुए ना वो इन्हीं के पक्ष में हुए। देखिए, जावर, जावर का जिक्र मैंने पहले किया था, शक्ति कुमार का जो अभिलेख पढ़ाया था मैंने, वहां पे इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करी थी। देखिए, जावर में जो है इनके समय चांदी निकलना शुरू हो गई थी। चांदी, ये जो है वैसे मुख्य खनिज तो निकलता है सीसा व जस्ता, जो लेड और सीसा व जस्ता वो निकलता है। उसके साथ में कुछ मात्रा में चांदी भी निकलती है। लेकिन किसी राजा के राज्य में चांदी निकलना ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा, और जितना आर्थिक रूप से मजबूत होगा उसका राज्य
उतना ही उसके संसाधन उतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि जितना अच्छा पैसा होगा तो सेना भी ज़्यादा रख सकते हैं, राज्य उतना पावरफुल होगा। वो चीज़ थी। तो जावर में जो है चांदी की खान निकल गई, चांदी की खान। ठीक है, किसके समय निकली? राणा लाखा के समय। पिछोला झील, पिछोला झील जो है ये उदयपुर में एक पिछोली गांव है, उस गांव में बनी है, मतलब गांव के पास में बनी होगी, तो इस वजह से इसका नाम क्या हो गया? पिछोला झील। कुछ कहानी ऐतिहासिक ये भी कहती हैं कि इसको जो है पिच्चू बंजारे ने बनवाया था, और इस वजह से इसका नाम पिछोला पड़ गया। किसने बनवाया? एक बंजारा था। देखिए बंजारा कौन होते हैं? ये पश्चिमी भारत के जो है घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं, मतलब नोमैडिक ट्रेडर्स होते हैं वो। तो अपने राजस्थान में क्या है, संसाधन ज़्यादा थे नहीं, तो व्यापार करने के लिए पहले क्या है, नमक बेचने का काम करते थे। कौन? बंजारे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बैलगाड़ियों का। बैलगाड़ियों से आते जाते थे, बाद में इन्होंने दूसरे संसाधन, जो दूसरे सामान थे वो बेचना शुरू कर दिया था। तो क्या है, जानवरों से एक विशेष लगाव होता है। हो सकता है कोई बूढ़ा बैल होगा जो रास्ते में जाते वक्त यहाँ पे जो है मर गया होगा, तो उसकी याद में जो है ये यहाँ पे पिछोला झील बनवा करके गया था। क्यों? क्योंकि पुण्य का काम है कि मुझे याद रहेगा या लोगों को याद रहेगा कि एक बैल की याद में बनवाई थी। तो एक बैल की याद में एक बंजारे ने, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बंजारे कौन होते हैं? तो बंजारे जो है पश्चिमी भारत के घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं, नोमैडिक ट्रेडर्स। ध्यान रखना इस बात को। तो किसने बनवाए? एक बैल की याद में बंजारे ने, बैल की स्मृति में, बैल की स्मृति में। बताते हैं कि चीड़ी मार बंजारा था, और कोई कहते हैं पिच्चू बंजारा था। तो कहानियां हैं, जो नाम मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान ही रखना है। किसने बनवाई थी? बंजारे ने। किसकी याद में? अपने बैल की याद में पिछोला झील बनवाए। जब ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो इसमें पिछोला झील में जो है सिसारमा और बुजड़ा नदी आकर के गिरती है। और हम आगे इतिहास में पढ़ेंगे, जो महाराणा प्रताप है और मानसिंह है उसकी मुलाकात कहाँ हुई थी? यहाँ। इसी में जो है जग मंदिर बना हुआ है। बहुत सारी बातें हम आगे देखेंगे इसमें। ये पिछोला झील की मुख्य मुख्य बात होगी। इसमें एक चीज और है कि पिछोला झील के पास में एक नटनी का चबूतरा है, नटनी का चबूतरा। देखिए पिछोला झील के पास में नटनी का चबूतरा। तो नट एक जाति होती है, नट जाति। ये क्या है? खेल दिखाने का काम करते हैं, मतलब ये इनका परंपरागत पेशा है। ट्रेडिशनल रूप से ये जो है खेल बता करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, मतलब अपना भरण पोषण किससे करते हैं? खेल के माध्यम से। और खेल भी साधारण खेल नहीं बताते, जो स्टंट वाले खेल आते हैं वो बताते हैं। जैसे कि दो पिलरों के बीच में रस्सी बांध करके उस पर चलना। तो एक दिन क्या है, राजा जी का दरबार लगा हुआ था, ये आया होगा खेल बताने। तो इसने कहा कि महाराज मैं खेल बता सकता हूँ। तो राजा जी ने कहा कि भाई खेल तो सभी बताते हैं, तेरे में ऐसा खास क्या है? कि नहीं नहीं, कि मेरी जो पत्नी है वो आपके पिछोला झील पार कर सकती है कि रस्सी से होके, कि ऐसा। तो राजा जी सुबह सुबह यूँ अच्छे मूड में होंगे, और थोड़ा सा राजा हैं तो अपनी बात है सही। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कर दे तेरी पत्नी तो मैं मेवाड़ का आधा राज्य दे दूंगा। कि इसने कहा कि भाई क्या मिलेगा? तो उसने, उन राजा ने फॉर्म में थे बोल दिया कि मेवाड़ का आधा राज्य दे दूंगा। कि अब ठीक है, राजा जी ने कहा, शर्त लगी और खेल शुरू हुआ। तो पिछोला झील के आर पार दो पिलर बांधे गए, उस पर रस्सी बांध दी गई। जब नटनी क्रॉस कर रही थी उसको, तो यूँ ऐसा कहते हैं, कहानियाँ हैं कि नटनी ने जो है आधी पिछोला झील क्रॉस कर दी थी। तो सब यूँ बड़े खुश हुए कि भाई आज तो जो है नटनी जीतेगी। जो आसपास मंत्री थे वो सब खुश हो रहे थे। राजा ने कहा कि भाई तुम क्यों खुश हो रहे हो? कि वो जीतने वाली है ना। तो तुम यूँ सोचो, अगर वो जीतेगी तो आधा राज्य में उसको दूंगा, फिर कि मेरे पास आधा राज्य रहेगा तो मंत्री भी आधे रहेंगे, तो कुछ उपाय करो। तो जो कहते हैं कि उनमें से कोई एक मंत्री था, तो उसने क्या किया, वही पास में नटने का बच्चा खेल रहा था, तो उसको पकड़ करके उसके एक थप्पड़ लगा दी। अब थप्पड़ लगाते बच्चा रोया, बच्चा रोते ही उसका ध्यान भंग हुआ, क्योंकि ये ध्यान का काम है। और कहते हैं कि वो नटनी जो है पिछोला झील में गिर गए और वहाँ पे मर गई। तो नट ने कहा कि महाराज आपकी शर्त के चक्कर में मेरे तो गृहस्थी बर्बाद हो गई। तो राजा जी ने क्या किया कि कुछ नहीं, यहाँ पे जो है उन्होंने नटनी का चबूतरा बना दिया। और वैसे भी देखिए कि ये महिलाओं में एक सेंस बहुत तगड़ा होता है कि जब भी बच्चा कहीं रोए तो माँ को सब मतलब जल्दी पता चल जाता है कि मेरा बच्चा रो रहा है। और एक और चीज़ कि रसोई में अगर दूध उबल रहा हो ना, तो अपनी मम्मी कहीं बाहर कुछ भी कर रही है, झाड़ू पोंछा,
रसोई से बाहर कहीं पे भी हो, तो जब दूध उफनता है ना तो उसका पता तुरंत लगता है। ये उनमें गजब की चीज़ है। तो ध्यान का काम था, भंग हुआ और वो गिर गई। देखिए, याद रखने वाली बात है, नटनी का चबूतरा बहुत सी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे है, तो कहाँ पे, पिछोला झील के किनारे। कुंभाड़ा, इसके बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं कि जो लक्ष्य सिंह जी हैं या लाखा जी हैं, इनकी शादी हुई थी बूंदी। कहाँ हुई थी? बूंदी। और बूंदी में जो है हाड़ा चौहानों का शासन था। हाड़ा चौहान मतलब चौहान वंश की हाड़ा शाखा है वहाँ पे। तो हाड़ाओं की जो बेटी है या पुत्री होती है उसको बोलते हैं हाड़ी रानी। लाखा जी नई नई शादी करके आए मेवाड़ में, और रानी से मिलने गए होंगे तो खाना खाने बैठे थे, तो उस टाइम पे कहा कि आपने चित्तौड़ देख लिया, कैसा लगा हमारा चित्तौड़? तो रानी जी ने कहा अच्छा है चित्तौड़। तो लाखा जी ने कहा बस अच्छा ही है? कहा हाँ, नहीं नहीं अच्छा ही है। तो फिर कि हमारे बूंदी से अच्छा नहीं है। तो राणा जी को थोड़ा बुरा लगा कि नहीं, आपने देखा नहीं होगा कि वो उधर पद्मिनी के महल और जो दूसरे हैं वो नहीं देखे? कि नहीं नहीं, मैंने पूरा घूम के देखा है, पर अपने हमारे बूंदी से तो अच्छा नहीं है। ये बात राणा लाखा जी को बुरा लग गई कि यार, कि मैं फिर भी पूछ रहा हूँ कि नहीं। और वो एक बात भी है कि भाई कोई लड़की अपने पियर की बुराई ससुराल में क्यों करेगी? वो कहते हैं ना कि अपने राजस्थान में पियर का तो रुकड़ा भी चौका लगा। तो वहाँ के तो वृक्ष भी अच्छे लगते हैं, तो फिर वो अपनी बुराई क्यों करेगी? तो वो बात लाखा जी को क्या है, चुभ गई थोड़ी सी, कि अगर उनकी नज़र में तो कि चित्तौड़ सबसे अच्छा है, और अगर चित्तौड़ से अच्छा बूंदी है, वो वहाँ से उठे खाना वाना छोड़ के बाहर आ गए। बाहर आकर के मंत्री को बोला कि सेना तैयार करो। उन्होंने कहा कि भाई अभी तो 2 दिन पहले शादी हुई है, क्या हुआ? कि नहीं, बूंदी पे हमला करना है। कि महाराज क्या बात करते हो, अभी 2 दिन पहले तोरण मार के आए हैं, वहाँ जाके तलवारें मारेंगे, अच्छा लगेगा क्या? ये गलत बात है। कि क्या हुआ, कुछ तो बताओ। कि नहीं नहीं, कि रानी जी कह रहे हैं कि बूंदी का जो किला है वो सबसे अच्छा है, और अगर बूंदी का गढ़ सबसे अच्छा है और मैं कह रहा हूँ कि चित्तौड़ का गढ़ अच्छा है, तो मैं बूंदी का गढ़ को गिरा दूंगा। तो सबसे अच्छा कौन सा रहेगा? चित्तौड़ का गढ़। तो सबने कहा, जो बड़े बुजुर्ग थे सबने, कि क्या राणा जी ऐसा करते हो, लोग क्या कहेंगे कि कल तो जहाँ पे तोरण मारा आज वहाँ तलवारें मारेंगे, अच्छी बात नहीं है। आप ऐसा करो कि जो आपने कसम, राणा जी ने कसम खा ली थी कि जब तक मैं बूंदी के गढ़ को नहीं गिरा दूंगा तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो उनमें से किसी ने कहा आप ऐसा करो, अब नकली एक किला बनवाते हैं, किसका? मिट्टी का। आप उसको गिरा देना और उसको जीत करके जो है अपनी कसम पूरी कर लेना। तो ठीक है, जो भी करना है जल्दी करोगे, भूख लग रही है। तो जो उनके मंत्री थे उन्होंने नकली बूंदी बनवाए, कहाँ? चित्तौड़ के बाहर। और जिस तरीके से युद्ध करने या किसी के ऊपर हमला करने जाते हैं, पूरी सेना तैयार करके सज धज करके राणा जी बूंदी पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। तो वो कहानी इस तरीके से चले गए। अब वहाँ जा कर के कि कहा कि हाँ राणा जी, ये आगे बूंदी है, आप यहाँ से तीर मारो और ये किला ढह जाएगा और आपकी कसम पूरी हो जाएगी। तो उसी समय जो है उधर जो कमरा बनवाया था उसमें से एक तीर आता है। तो उन्होंने कहा कि भाई भीतर से तीर किसने चलाया? अब भीतर जाके देखा ना, तो वहाँ एक 13-14 साल का लड़का जिसका नाम कुंभाड़ा वो है से, कि भाई रानी जी आई है, तो उनके साथ उनका कोई भतीजा वो आया हुआ था, भतीजा या भाई होगा, वो आया था। अब तो उसने कहा कि आप क्या बातें कर रहे हो कि आपने ये नकली बूंदी बनवाई है और इसको तोड़ करके आप कुछ कसम वसम पूरी करने वाले हो? हाँ, तो ये सही बात है, पूरी करने वाले हैं। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं मेरे सामने तो इस बूंदी के किले को नहीं गिरवाने दूंगा के, ये तो नकली है। कि नहीं भाई, नकली हो चाहे असली हो, मैं नहीं गिराने दूंगा के। अब तो रानी जी को बुलाया, उसको कहा कि ये बच्चा है, इसको समझा तू, इसको कुछ लॉलीपॉप दे, पार्ले जी दे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो माना ही नहीं। आखिरकार उस बच्चे को मारा गया और राणा जी ने जो है अपनी कसम पूरी की। तो देखिए, इसके ऊपर अपने राजस्थानी में एक दोहा है कि नकली गढ़ दीदो नहीं, बिना गौर घमसान, सिर टूटिया बिन किम फिरेन, असली गढ़ पर आन। कि भाई नकली गढ़ को तो बिना लड़े भी नहीं दिया था, तो जब अगर असली बूंदी पर आक्रमण हो जाता तो असली गढ़ के लिए तो कितनी जानें गंवानी पड़ती। तो भाई इस बच्चे को तो याद किया जाना चाहिए अपनी बहादुरी और वीरता के लिए, कि एक 14-15 साल का लड़का इस बात पर बलिदान हो गया कि मैं, मेरे सामने चाहे नकली बूंदी, नकली हो चाहे असली हो,
वो नकली है, लेकिन मैं मेरे सामने तो उसको नहीं गिराने दूंगा। तो उस बच्चे को अपनी वीरता और अपनी बहादुरी के लिए तो याद किया जाना चाहिए। और आज हम उसको याद करते हैं कि वो नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन शहीद हो गया था, तो कुंभाड़ा। ठीक है, तो ये कुंभाड़ा की बात थी। उसके बाद में हंसाबाई। देखिए इसमें थोड़ी सी बातें, देखिए हंसाबाई की कुछ बातें कि मेवाड़, एक तरफ इधर है मेवाड़, और मेवाड़ में गुइल वंश है, और गुइल वंश के राजा हैं कौन, राणा लाखा। और राणा लाखा का पुत्र है, पुत्र कौन है, कुंवर चुंडा। ठीक है, इधर मारवाड़, और मारवाड़ में है राठौड़ डायनेस्टी, राठौड़ वंश का राजा राव चुंडा। देखिए इधर राजा है राव चुंडा, और यहाँ पे कुंवर मतलब राजकुमार है कुंवर चुंडा। तो ये मेवाड़ में है और ये मारवाड़ में। इधर राव चुंडा की पुत्री है हंसाबाई, हंसाबाई, और एक इसका पुत्र है रणमल। देखिए तो राव चुंडा ने अपनी बेटी हंसाबाई का विवाह मतलब सगाई के लिए जो है भेजा है पंडितों को, और वो पंडित जी सगाई का नारियल लेकर के मेवाड़ दरबार में पहुंचे। तो मेवाड़ दरबार में आते ही राणा जी ने पूछा कि भाई कहो कैसे आना हुआ, कि हम नारियल लेके आए हैं। तो नारियल का मतलब सगाई, सगाई का प्रस्ताव लेकर के आए हैं। तो राणा जी क्या है एकदम से हंस गए कि मेरी इस उम्र में भी, इस वक्त क्या है थोड़े से बूढ़े हो गए थे, कि मेरे बुढ़ापे में भी रिश्ते आ रहे हैं कि, तो अच्छी बात है। अब पंडित जी ने क्या है पूरी बात नहीं की थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं राणा जी, हम आपके लिए रिश्ता लेके नहीं आए, हम आपके बेटे के लिए रिश्ता लेके आए हैं। किसके लिए, हम अंसाबाई का रिश्ता लेके आए हैं कुंवर चुंडा के लिए। अब इस बात पर दरबारी हंस गए कि क्या गजब के आदमी है कि राणा जी बुढ़ापे में भी इनको ब्याह की सूझ रही है कि। अब इस बात का बुरा किसको लगा, कुंवर चुंडा को लगा। तो उन्होंने जो है शादी के लिए मना कर दिया कि नहीं, अगर इस रिश्ते पर मेरे पिताजी की इच्छा है कि वो शादी करना चाहते हैं तो मैं शादी नहीं करूंगा के। तो अब तो पंडित जी ने और जो साथ में दो चार आदमी थे उन्होंने कहा यार गजब आदमी है, पिताजी कह रहे हैं कि बुढ़ापे में मेरे लिए रिश्ता आ रहे हैं और बेटा जो शादी करने के लिए मना कर रहा है। तो ये क्या है दरबार से बाहर आ जाते हैं, और दरबार से बाहर आकर के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो कि अगर वापस रिश्ता लेके गए तो उधर राव चुंडा जी हैं वो सजा देंगे कि तुमसे एक काम करने के लिए कहा था और छोटा सा काम नहीं हुआ, उसको भी बिगाड़ के आ गए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं संभालता हूँ, कुछ करते हैं। तो ये वापस दरबार में आते हैं, और दरबार में आकर राणा जी से कहते हैं कि राणा जी हम हमारी जो राजकुमार है उसका ब्याह आपके साथ कर तो देंगे, लेकिन शर्त है कि भाई आपके बाद में राजा कौन बनेगा, कुंवर चुंडा, तो मेवाड़ का राज्य चुंडा को मिलेगा, और जो हंसाबाई के बेटे या जो भी होंगे उनको क्या मिलेंगे, कुछ जागीरदारें 2-5 गांव मिलके दे के रख देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कि भाई हम आपसे विवाह करें कि जब हंसाबाई का पुत्र यानी कि मारवाड़ का भांजा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। तो अब इस बात पर कुंवर चूड़ा इनको आश्वस्त कराते हैं कि भाई ठीक है मैं राज्य ग्रहण नहीं करूंगा कि मेवाड़ का, और आप जो है आपकी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह मेरे पिता के साथ करवा दीजिए। किसके साथ, हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ करवा दीजिए। और ये सशर्त हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कुंवर चुंडा प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं राज्य नहीं लूंगा, और राज्य न लेने की प्रतिज्ञा के कारण कुंवर चुंडा को जो है मेवाड़ का भीष्म पितामह कह लो, क्योंकि महाभारत में ऐसी ही एक प्रतिज्ञा देवव्रत ने अपने पिता शांतनु की इच्छा थी, एक केवट की सुंदर पुत्री थी सत्यवती। तो जब सत्यवती से विवाह के प्रस्ताव को लेकर के जब शांतनु वहां पहुंचे थे, तो केवट ने कहा था कि महाराज मैं अपनी पुत्री का विवाह तो कर दूंगा, लेकिन जो मेरी पुत्री है सत्यवती उसकी जो औलाद होगी वो हस्तिनापुर का राज्य उसको मिलना चाहिए कि। लेकिन उससे पहले आपका बड़ा बेटा है कौन, देवव्रत, और देवव्रत जो है वो राज्य का अगला उत्तराधिकारी है, क्योंकि
पहले नियम ये होता था कि जो राजा का बड़ा बेटा है वही अगला राजा बनेगा, और जो दूसरे सगे संबंधी जो भाई होते थे उनको आसपास की जागीरें दी जाती थी। और ये बात जब देवव्रत को पता चली ना, तो देवव्रत ने खुद जा करके कहा कि केवट से कहा कि अगर आपको ये शोभा है, मतलब अंदेशा या शंका है मेरे ऊपर कि मैं अगला राजा बनूंगा, तो वो कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर का अगला राजा नहीं बनूंगा। तो इस बात पर केवट फिर कहता है कि आप नहीं बनेंगे, लेकिन अगर मान लो जब आपके बेटे होंगे वो मेरे बेटी के बेटों से जो है राज्य की मांग करेंगे। तो इस बात के जवाब में, मतलब प्रत्युत्तर में भीष्म जो देवव्रत थे उन्होंने कहा था कि मैं शादी भी नहीं करूंगा। तो उस वक्त देवव्रत ने दो भीष्म प्रतिज्ञाएं करी थी कि एक तो मैं हस्तिनापुर का राज्य नहीं लूंगा, और दूसरा मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, ताकि मेरे औलाद ही नहीं होगी तो फिर राज्य की मांग कौन करेगा। तो उन दो प्रतिज्ञाओं की वजह से देवव्रत को हम महाभारत में भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। तो वैसी ही एक प्रतिज्ञा किसने, कुंवर चुंडा ने, दो नहीं एक प्रतिज्ञा करी थी कि मैं मेवाड़ का राज्य नहीं लूंगा। शादी न करने की प्रतिज्ञा इन्होंने नहीं ली थी। बहुत सी बार जो है बच्चे इस बात को पूछते हैं कि सर जब ये कुंवर चुंडा थे, जब इन्होंने विवाह न करने की प्रतिज्ञा ले ली थी, तो नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि देखो हम जब आगे पढ़ेंगे ना, जो महाराणा प्रताप के तलवार बांधी थी कृष्णदास चुंडावत, और जब हाड़ी रानी कर्मावती है तो वहाँ पे रत्न सिंह चुंडावत वो पढ़ते हैं, वो इन्हीं के वंशज हैं। इसका मतलब ये है कि वो कन्फ्यूजन है ज़्यादातर स्टूडेंट के और बहुत सारे बच्चों के फ़ोन पे आते हैं और पूछते भी हैं कि सर जब उन्होंने शादी नहीं करी तो फिर उनके वंशज कैसे हो गए। तो वो चीज़ यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुंवर चुंडा ने एक प्रतिज्ञा करी थी कि मैं मेवाड़ का राज्य नहीं लूंगा, ये नहीं करी कि मैं शादी नहीं करूंगा। इन्होंने शादी करी थी, और देखिए मैं आगे डिटेल से बताऊंगा। तो इस प्रतिज्ञा की वजह से इनको क्या कहा गया, मेवाड़ का भीष्म पितामह। और अब देखिए जिस जमाने में राज्य के लिए भाई भाई का खून कर देता था, बेटा अपने पिता को मार देता था, उस जमाने में अगर कोई आदमी अपने हक की आई हुई जागीरी पूरा राज्य छोड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो आसपास और दरबारी थे उन्होंने कहा कि भाई महाराज जब ये आपके लिए इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं तो इसके बदले में कुंवर चुंडा को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। भैया तो है ही नहीं कि भाई इन्होंने राज्य छोड़ दिया, अपनी मर्जी से छोड़ा है, तो इनको भी बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो जो कुंवर चुंडा थे इनको स्पेशल अधिकार दिए गए थे। देखिए क्या क्या अधिकार दिए गए थे वो मैं एक बार समझा देता हूँ कि कुंवर चुंडा ने जब राज्य नहीं लिया, तो अब जो मेवाड़ का अगला राजा बनेगा ना, वो किसकी मर्जी से बनेगा, उसको कौन सेलेक्ट करेंगे, चुंडावत, मतलब कुंवर चुंडा या इनके जो वंशज हैं आगे के वो इनको सेलेक्ट करेंगे। और मेवाड़ में फर्स्ट ग्रेड के, मतलब प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने थे। 16 ठिकाने जो 16 ठिकाने थे उनमें से 4 ठिकाने वो किसको दिए जाएंगे, कुंवर चुंडा को, जिसमें सबसे बड़ा ठिकाना था सलुम्बर। सलुम्बर पहले उदयपुर का एक ठिकाना हुआ करता था, अभी जो है उसको वर्तमान में एक नया जिला बना दिया है, ठीक है। तो वो किसको मिला, सलुम्बर, आमेट, देवगढ़ और बेगू, ये जो है किसको दिए गए थे, कुंवर चुंडा को दिए गए थे। अब एक चीज तो है कि मेवाड़ का अगला राजा बनाने में जो डिसाइड करेगा वो कौन होगा, कुंवर चुंडा या इनके वंशज होंगे। दूसरी बात, ये राजा नहीं है, लेकिन जब राजा अगर कोई स्पेशल जो डॉक्यूमेंट है उस पर राजा साइन करता है तो राजा के बाद में जो सिग्नेचर होंगे, जो साइन होंगे, वो किसके होंगे, चुंडा के होंगे, या जो चुंडा के वंशज है उनके साइन होंगे किस पर, राज्य के जो स्पेशल डॉक्यूमेंट है उन पे। दो बात हो गई। तीसरी बात है कि जब राजा वैसे तो राजधानी में रहता है, लेकिन जब राजा राजधानी में न हो, जैसे मान लो अपने रिश्तेदारों से मिलने किसी आस पड़ोस के राज्य में गए हैं या नया कहीं बाहर गए हैं, या कोई संधि प्रस्ताव किसी चीज को लेकर के राज्य से बाहर गए हुए हैं या शिकार खेलने गए हुए हैं, तो उस टाइम पे मतलब एब्सेंस ऑफ किंग, मतलब राजा की अनुपस्थिति में जो राजधानी को संभालेंगे वो कौन संभालेंगे, या तो कुंवर चुंडा या फिर बाद में इनके वंश संभालेंगे। तीन बातें हो गई। उसके बाद में चौथी बात थी कि जब भी कहीं युद्ध करने जाएंगे, लड़ाई लड़ने जाएंगे, तो जो सेना का आगे का दस्ता होता है, सबसे आगे जो टुकड़ी रहती है उसको बोलते हैं हरावल। तो हरावल में कौन लड़ेगा, कि सबसे पहले सेना में लड़ने का जो अधिकार है वो किसको होगा, कुंवर चुंडा को या फिर इनके वंशजों को। तो इनको जो है कुंवर चुंडा को सबसे बड़ा ठिकाना मेवाड़ का सलुम्बर वो दिया गया। क्या दिया गया, सलुम्बर। और सलुम्बर के साथ
मतलब मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने हुआ करते थे, उनमें से 4 ठिकाने किनको दिए गए? कुंवर चुंडा को। उनमें सबसे बड़ा कौन सा था? सलुम्बर। एक तो सलुम्बर था, एक आमेट, ये राजसमंद में पड़ता है। और अभी सलुम्बर जो है इसको नया जिला बना दिया गया है। पहले उदयपुर का एक ठिकाना हुआ करता था, मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का। सलुम्बर, आमेट, बेंगू और एक दिया गया था देवगढ़। ठीक है, बेंगू पड़ता है चित्तौड़ में, आमेट राजसमंद में, ये भी राजसमंद में, और सलुम्बर उदयपुर में पड़ता था। तो 4 ठिकानों में सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा? सलुम्बर दिया गया। अब उसके बाद में दूसरी शर्त क्या दी गई, मतलब दूसरा अधिकार क्या दिया गया इनको, कि ये हमेशा हरावल में लड़ेंगे। हरावल में सेनापति का पद दिया गया। यूं कहें मतलब जो जब भी युद्ध करने जाते हैं तो युद्ध में सबसे आगे की जो टुकड़ी होती है, मतलब इन फ्रंट बटालियन जो होती है, फ्रंट बटालियन, उसमें जो सेनापति है वो कौन रहेंगे? या तो कुंवर चुंडा या फिर इनके वंशज रहेंगे। और जो राजा का राज तिलक होगा, राजा का राज तिलक वो कौन करेंगे? कुंवर चुंडा करेंगे या फिर इनके वंशज करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ अपनी मर्जी से कौन दे रहे हैं, राजा कौन चुन रहे हैं? कुंवर चुंडा अपनी मर्जी से चुन रहे हैं कि जो हंसाबाई है उसकी जो संतान होगी वो मेवाड़ के लिए राजा बनेगी। तो राजा का राज तिलक कौन करेगा? जो चुंडा है या फिर इनके वंशज। और इसके साथ एक चीज और है कि जो सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज उन पर हस्ताक्षर करेंगे। राजा के बाद में सेकंड हस्ताक्षर किसके होंगे? कुंवर चुंडा के, इनके वंशजों के। और एक और जो चीज थी कि मुख्य चीज कि राजा की अनुपस्थिति में राजधानी संभालेंगे। राजधानी तो देखिए कुंवर चुंडा को मुख्य क्या क्या अधिकार दिए गए कि जो फर्स्ट ग्रेड से मतलब प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे 16, उनमें से 4 ठिकाने किसको दिए गए? कुंवर चुंडा को, जिसमें सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? सलुम्बर, आमेट, बेंगो और देवगढ़, ये दिए गए। हरावल में जो युद्ध में आगे की टुकड़ी होती है उसको हरावल बोलते हैं, जो पीछे की होती है उसको चंद्रावल बोलते हैं। तो हरावल का नेतृत्व कौन करेगा? कुंवर चुंडा या इनके वंशज करेंगे। राजा का राज तिलक कौन करेंगे? तो राजा का राज तिलक कुंवर चुंडा करेंगे या इनके वंशज करेंगे। देखिए इस चीज का जो इंपॉर्टेंस है वो हमें जब हम उदय सिंह के टाइम पे पढ़ते हैं कि जब राजा उदय सिंह जी जो है अपने बेटे जगमाल को राजा बना करके चले जाते हैं, तब कृष्णदास चुंडावत महाराणा प्रताप को तलवार बांध करके उनको राजा बनाते हैं। तो ये अधिकार कहाँ से मिला था? ये अधिकार यहीं से मिला था कि उनको अधिकार है कि मेवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ये खुद डिसाइड करेंगे। जो राजा जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सिग्नेचर करता है, तो उन सिग्नेचर के बाद में सब दूसरे नंबर पे जो हस्ताक्षर होंगे वो किसके होंगे? कुंवर चुंडा के। और जब राजा राज्य में नहीं होगा, अपने रिश्तेदारों से या शिकार खेलने कहीं जब राजा राज्य से बाहर गया होगा, तो उस टाइम पे राजा की अनुपस्थिति में राजधानी को कौन संभालेंगे? कुंवर चुंडा या इनके वंश संभालेंगे। तो ये चीज यहाँ पे ठीक है, ये मुख्य बातें थी कुंवर चुंडा के बारे में। अब जो अगला राजा बना वो उसके बाद में इनके बाद में जो इनका बेटा होता है हंसाबाई का और लाखा का, वो बनता है मोकल। मोकल के बारे में कुछ जो मुख्य बात वो होंगी वो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए अभी बीच में कुछ थोड़ा सा क्या है, लगातार अनुपस्थिति की वजह से क्लास नहीं हुई थी, तो उसके लिए आप देख लेना। जो पिछला पढ़ा उसका रिवीजन मैंने करवा दिया। और अगर आपने राजस्थान इतिहास को इसी तरीके से डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, बीच में एक भी ब्लैंक नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। अगर कहीं पे कुछ रहता है तो वो मैं आपको पूरा क्लियर करवाऊंगा। जितने भी इतिहास में बहुत सारे जो भ्रम है बच्चे ज़्यादातर पूछते हैं, इस चीज़ को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, वो मैंने क्लियर कर दिए कि जो चुंडा थे उन्होंने शादी करी कि नहीं करी या फिर सिर्फ राज्य छोड़ा था, तो वो सारा मैंने समझा दिया है। अब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे मोकल के बारे में। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ मिल जाएगी, यहाँ से देख लेना। राजस्थान इतिहास को हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, सब कंपटीशन के लिए ये बहुत अच्छे वीडियो होने वाले हैं।
आप साथ के साथ नोट्स बना करके चलिए। अब जो है मैं और रेगुलर क्लासेज अपलोड करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पाया हो तो लाइक कर देना, और जो और भी बच्चे हैं उनको शेयर कर देना जिनके कन्फ्यूजन हो, मतलब तो वो कन्फ्यूजन हम सारा क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।